टाइम जिंदगी में। बट थिंग इज कि जो भी इंसान के साथ होता है ना, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि जो भी इंसान के साथ होता है वो अच्छा हो या बुरा हो, इट मेक्स यू हू यू आर। ठीक है, अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैंने अपनी ज़िंदगी में जो डील की हैं, बहुत सारी यू कैन से मुश्किलात आती हैं। एज अ टीनेजर, आई एम नॉट अ टीनेजर एनीमोर, आई एम 23, तो मैं ज़्यादा टीनेज के बारे में इतना नहीं कह सकता। बट हाँ, टीनेज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं यार, डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी ऑब्वियसली। मुझे तो ऐसा, मैं भी यूनुस के साथ बात कर रहा था आते थे, तो मैं सच मतलब आपको पता है रियल टॉक करता हूँ, मैं बातें बनाता नहीं। तो हुआ ये कि मैं इसको कह रहा था, मैंने कहा यार मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा यार एंजाइटी के बारे में। तो मतलब पहले इसको ये कहा कि मुझे तो है नहीं एंजाइटी, लेकिन फिर मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा यार हो सकता है मुझे हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि व्हाट इट मीन्स कि उसमें होता क्या है, मतलब वेयर डज इट टेक यू, मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं डरा हुआ था, थोड़ा सा नर्वस था इस बारे में बात करने के लिए। बट ये मैंने बहुत यार कह सकते हैं क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, तो एक आर्टिस्ट की ना लाइफ का पार्ट होता है कि उसने क्रिटिसिज्म लेना है, उनसे भी लेना है जिनको वो कुछ वो भी नहीं करता ना। मतलब कि ऐसे ऐसे लोग जो मुझे जानते भी नहीं है, जिनको मुझसे कोई सरोकार नहीं है, बट दे कैन क्रिटिसाइज मी क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड आई बिलोंग टू द पब्लिक। ठीक है, और ये मेरे साथ बचपन से, ठीक है, मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मैंने कोई पढ़ाई की और फिर मैं आर्ट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से आर्टिस्ट हूँ, मतलब हमने, मुझे याद है इट वाज 2009 APS में हम दोनों आर्ट पब्लिक स्कूल में हम दोनों साथ पढ़ रहे थे। हाँ, तो शायद उससे पहले आई थिंक 2007 और 8 बचपन से सुनते थे हम रैप म्यूजिक बहुत ज़्यादा, एंड आई जस्ट गॉट स्टक टू इट। मैंने जो पहला गाना सुना था वो था मॉकिंगबर्ड बाय एमिनेम, तो वो उस वक्त तो समझ में नहीं आया ना, सीधी बात है, कुछ भी नहीं समझ आया, मतलब ऊपर से चला गया। मेरे भाई ने मुझे सुनाया था वो, मेरा भाई और यार ये सुन, ये बड़ा मशहूर है एमिनेम, क्योंकि वो एमिनेम वाज एन आर्टिस्ट जिसकी वजह से आई थिंक इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गया रैप, पहले नहीं था, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ भी चला गया जहाँ पर रैप को नहीं सुनते थे लोग। खैर मैंने जब वो सुना तो मुझे तो समझ नहीं आई, कुछ उसमें चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में मतलब वो अटक गई। वो इस तरह की बातें कर रहा था अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपने ड्रग प्रॉब्लम के बारे में, ये वो। तो क्योंकि मेरी इस तरह की लाइफ गुजरी है कि आई कुड रिलेट टू इट, तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रैप। फिर मैं उसको सुनने लगा, और जैसे आपको पता होगा लिरिकल वीडियोस जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं जो भी गाना होता था मैं उसकी लिरिकल वीडियो सुनता, मतलब कि देख लूँ तो बोल क्या है। हाँ नहीं, वो हो सकता है, अच्छा इसका फ्लो इस तरह का होता है कि नहीं मैं बता रहा हूँ, वो होता पता क्या है आपको ना, वो समझ आ जाता है, बट यू हैव टू गेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट कि वो क्या है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि हम सुनते हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, वो क्या है। तो मेरे तो ज़्यादातर गाने इस तरह के होते हैं, बहुत सारे बहुत ज़रा अलग भी होते हैं थोड़े से, रियल टॉक। तो ये है कि यार दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रैप। और फिर हुआ क्या कि एक बार तला जो है वो, हमारे स्कूल में कोई वो हो रहा था टैलेंट शो, कुछ टैलेंट हंट टाइप हो रहा था, मतलब वही पंचिंग सिस्टम होता है स्कूल में। तो चला मेरे पास आया, उसने कहा यार कि इसको पता लगा कि मैं भी ना वो बड़ा शौकीन हूँ रैप का, सुनता हूँ, तो ये ओ लेवल में होता था, मैं वो मैट्रिक सिस्टम ये वर्कर था, मैं थोड़ा वो चला आया, चला आके बोला यार ये सीन है तो रैप करते हैं, तो मैंने कहा ब्रो करते हैं, कहाँ पे ये वो, तो इसने कहा यार एक गाना है फॉरएवर बाय ड्रेक, उसमें 3-4 आर्टिस्ट है रैप, हमको कवर करेंगे, तो एक वर्ष तू करना, फिर मैं करूँगा, फिर तू करना, ऐसे 4 वर्ष हम परफॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने बीट शीट निकाल ली, गाना सुनना शुरू, कोई लिरिकल वीडियो लगा ली ताकि पता लगे क्या बोल रहे हैं, याद कर लेना। तो याद बात कर लिया, सब कुछ हो गया, हम फुल हाइप तब है ना उस दिन कि आप परफॉर्म करने लगे हम लोग। तो कोई एक टीचर थी या पता नहीं, आई थिंक मे बी हेड गर्ल या पता नहीं कौन थी, वो आई, उन्होंने आके बोला कि आप ना सुना दो, क्या है ना जो, तो हम लोग ने सुना दिया उनको। तो बस हम जाने वाले थे स्टेज पे, तो उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। तो ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था,
मतलब कि रैप में ना मतलब होता है ना बंदा अपने करियर में आगे बढ़ता है, तो ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था कि मतलब स्टेज से ही उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस हो जाए, ये नहीं हो सकता। बट समहाउ मुझे नहीं पता यार कि मैंने उस वक्त इतनी छोटी एज में कैसे उस चीज़ से डील किया, मुझे अब याद भी नहीं है इतना। बट मुझे ये पता है कि मैं उस चीज़ से हटा नहीं, नथिंग कैन टेक मी ऑफ फ्रॉम इट, मुझे कोई चीज़ से हटा नहीं सकती। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो या थोड़ा सा जो भी डिमोरलाइज कर देते, जो भी कर देते, शायद उनको समझ नहीं आई, या इट वॉज नॉट द कल्चर एट दैट टाइम, बहुत नया था उस टाइम में, तो हम ही सिर्फ 2 रैपर्स थे ये। लेकिन फिर हम लग गए यार, हम शुरू हो गए ना, फिर हमने कहा यार आपको करना ही करना है ना। आपके सामने मुझे ना रिकॉर्डिंग का तो कुछ पता नहीं होता था। अब ये है कि वो एक घर पे पड़ा होता था पीसी, हेडफोन भी होते थे, उसके साथ वो माइक भी होता था, उस पर मैं रिकॉर्ड करता था। वो भी किसने मुझे बताया था, वो ये आया, ये ना मतलब फुल प्रोड्यूसर माइंड सेट है ना। तो उन्होंने मुझे आके बोला कि यार तू रिकॉर्ड कर ले। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता क्या है उसका, नोहाव नहीं है किस तरह से करना है। तो उसने कहा यार ऐसे ऐसे हेडफोन है, कोई एक सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी, तो यूट्यूब से ना वो कन्वर्ट नहीं करते यार वो वीडियो को MP3 में, सबको पता है यार। मतलब बड़ी बेसिक सी चीज़ों से हमने शुरू किया, तो वही कन्वर्ट करके फिर हम ना लिखना शुरू कर देते थे। अच्छा हम लिखते इंग्लिश में थे, क्योंकि हमारी वो मतलब जो पहला कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर था ना वो इट वाज व्हाट इंग्लिश रैप, Eminem, 50 Cent, ये वो Tupac वगैरह, तो हमें पता ही नहीं था कि मतलब ये मेरी लैंग्वेज में भी हो सकता है। मतलब मेरा तो ये था कि मैंने तब तक ना बोहेमिया को भी नहीं सुना था, मैं इतना मतलब डिस्कनेक्टेड था यार, हम दोनों ने, हमें पता ही नहीं था कौन है। तो बस वही यूट्यूब पे एक दिन वो काली दिनाली आ गया सामने, मैंने कहा ये क्या सीन है यार, तो मैंने लगाया, वो शुरू हुआ, तो उसमें ना शुरू में ज़रा इंट्रो में वो बातें करते हैं, वो भी इंग्लिश में हो रही, मैंने कहा जस्ट अनदर सॉन्ग, रैप सॉन्ग। मैं बैठ के बस हेडफोन लगाओ इससे नीचे सुन रहा था, वो एकदम से जब वो पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे एकदम पंजाबी में शुरू हुआ ना, तो मैं तो मतलब 10 साल पीछे चला गया ना। मैंने कहा ये मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था, मतलब मैं क्यों लगा हुआ था ना इंग्लिश में, और इंग्लिश भी मतलब टूटी फूटी जितनी आती है उतनी मैं करते थे। तो दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू राइटिंग, लेकिन उर्दू। तो तब हमने जो है वो उर्दू में लिखना शुरू किया कि यार अगर वो अपनी लैंग्वेज में कर रहा है और इतने सालों से कर रहा है और चल भी रहा है, और मतलब मेरे सामने ऑर्गेनिकली आया, खुद ही आया, उड़ के आया, मतलब नाजिल हुआ एक तरह से, तो ऑर्गेनिक है। तो मैंने उसके बाद से फिर हमने उर्दू में लिखना शुरू किया। अब वो दैट वाज अ माइलस्टोन जो मैंने रीच किया, ये सीख के गलतियाँ करके, ऑब्वियसली बातें भी सुनने को मिलती थी घर से, ये हो गए क्या सीन है यार, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आता था ना कि मतलब क्या क्या है। एक तो ये कि प्रोसेस नहीं कर पाते थे वो लोग, ऊपर से फिर वो रिलेट भी नहीं कर पाते थे कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सही भी है कि नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं थी मेरी जिसके बारे में मैं रैप कर रहा था। लेकिन उसके बाद अगर आपने सुना हो बर्गर कराची में, सुना हुआ है, हाँ वहाँ वो दैट वाज माय फर्स्ट, पहला वो ये फुल सब पता है फुल रिसर्च के साथ, तो वो हमारा पहला गाना था, क्यों खेला तूने जुआ। वो भी मतलब एक तरह से सोशल इशू पे था, जब वो मैच फिक्सिंग जो है, तो उसके ऊपर हमने बनाया था आसिफ फुल ना डिप्रेसिंग, तो वो चल पड़ा। और वो पहला गाना था जो मेरे घर वालों ने सुना, तो उन्होंने बोला कि हाँ यार ये ना सही है, क्योंकि ये कोई बात है ना, मतलब देयर इज अ मैसेज बिहाइंड इट, या एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। उससे पहले तो बस यही ना, बस मनी ये वो तो वो किसी को समझ नहीं आता, और वो मेरी लाइफ भी नहीं थी ना। फिर मैंने उसके बाद से जब रैप करना शुरू किया, तो हमने सिर्फ जो देखा या जो किया, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ वो तो बहुत बाद में किया था। सोशल इश्यूज पे यार पता क्या, हम बहुत कम गाने भी बनाते हैं सोशल इश्यूज पे, बिकॉज आई थिंक कि एट सम पॉइंट लोगों को ये लगता है कि आर्टिस्ट जो है वो सोशल इशू को कैश कर रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। इवन दो कि आपका उसके ऊपर नहीं भी कर रहे होगे, तो ये यार ये ना ऑफ, मतलब ये इसको लंबा कर रहा है या इसको ना इमोशनल कर रहा है। हमने हमारे साथ बल्कि एक सीन भी हो गया था डियर ज़ैनब के टाइम पे, इसी चीज़ से ये कनेक्टेड है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कैश कर रहे हैं। हमने जब डियर ज़ैनब बनाया,
तो जब हम वीडियोस की एडिट कर रहे थे ना, तो मेरे पास इंटरनेट पे ना मुझे एक पिक्चर दिखी जिसपे ज़ैनब थी और पीछे उसके ना मतलब वो कैसे होते हैं, एंजल होते हैं, मतलब वो फेदर्स बने हुए थे, वो बड़ा ना एस्थेटिक सा लग रहा था। तो मैंने उसको बोला कि वो डाल देते हैं वीडियो के अंदर, तो वो हमने डाल दिया। अब वो जिसने बनाई थी उसने आके कॉपीराइट का हमारे ऊपर क्लेम मार दिया। सिर्फ उस 1 सेकंड के पिक्चर के लिए। 1 सेकंड के लिए बस ये 1 सेकंड की वजह से हमारी पूरी वीडियो हट गई। उसके बाद मैं फिर से लगा, और जबकि उसके ऊपर हम कुछ कमा नहीं रहे थे, वो मोनेटाइज नहीं थी, क्योंकि मोनेटाइज हमने करनी नहीं थी ना। मतलब कितना बुरा लगे कि हम सोशल इशू पे गाना बना रहे हैं और टक्कर के वो शोएब मलिक आ जाता है या कोई आ जाता है, ऐड आ जाता है, बुरा लगता है। तो यार ये कि इस तरह की चीज़ें, यू नो, दीज थिंग्स हर्ट यू एज एन आर्टिस्ट। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि यू नो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, बट वो नहीं होता, और मैं ऐसा, मैं वैसा। हाँ हाँ, हम अभी परफॉर्म भी कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये कहा था कि हम उसको, बिकॉज यार वो ख़त्म हो गई ये चीज़, ठीक है, वी नीड टू गेट ओवर इट नाउ, ठीक है। जिसको सजा होनी थी हो गई, इज़ गॉन, उसका आगे जहाँ हिसाब होता है हो, लेकिन ये कि इट्स गॉन, इट्स ओवर। हम उसके बारे में अब सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि आप उसके बारे में बात करें अपने बच्चों से, या आप मतलब सिर्फ यार पेरेंट्स से हमें नहीं ये वो करना चाहिए कि वो ही अपने बच्चों से बात करें उस बारे में, बट सबके छोटे बहन भाई होते हैं, तो यू नो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले कि आप किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे, वो करेगा तो ये होगा, जस्ट डू इट योरसेल्फ में। मतलब आपको बच्चे नहीं, हम बाकी सारे काम तो कर लेते हैं ना, ठीक है, सब काम हम कर लेते हैं, उसमें हम अपनी एज नहीं देखते। तो फिर जब ये चीज़ें होती हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल होना होता है जब आपको, तो उसमें भी एज का मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि मेरा मोटिव क्या है और उसका जो है मुझे मिलेगा क्या करने से, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यार आप सर अभी 6 साल छोड़ दिया आपने, निकाह सिंह कराची से बात की वो पूरी स्टोरी सुना होगा। तो खैर फिर ये यूनस भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा यार पोडेसिटी डाउनलोड कर लो फ्री में गूगल से, ठीक है, बताओ फ्री में यूट्यूब से, माइक के पैसे ले लो, और वो माइक नहीं मतलब वो हेडफोन और साथ माइक। तो बस हम फिर अब कमरे में शुरू हो जाते थे, ये वो दरवाज़ा बंद किया, थोड़ा सा तौलिया लगा लिया, या कुछ साउंड प्रूफ बंदा जितना कर सकता है अपनी तरफ से तो करेगा ना। तो इस तरह से हम शुरू हो गए गाने बनाने। उसके बाद हमें फेसबुक पे लोगों ने ना रीच आउट किया, एक कोई स्टूडियो था, उसने कहा कि नाम नहीं लेते मुर्दे हैं इनको नहीं उखाड़ते, लेकिन ये है कि एक स्टूडियो था, उसने हमें रीच आउट किया, बोला कि यार आप मेरे पास आओ, मेरे पास सेटअप है, यू हैव अ गुड फ्लो है, टेक्निक है, सब कुछ है, स्किल है, आ जाओ रिकॉर्ड करो। हम रिकॉर्ड करना शुरू हो गए। हम जाते थे, वो इतना मतलब ये कमरा शायद उस स्टूडियो में 3 गुना बड़ा ये कमरा स्टूडियो में 3 गुना बड़ा, मतलब उसमें ना स्टूडियो में आपको खड़ा भी ऐसे होना होगा, थोड़ा सा चुप के, क्योंकि वो मेज 9 का भी मेज 9 तक है ना, मतलब वो इतना छोटा सा था। तो खैर उस स्टूडियो में हमने जाके फिर ना सेटअप भी करना, पहले तो हमें बोला गया कि बहुत अच्छा सेटअप है, फिर हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि बस सेटअप वेटअप कुछ नहीं, बस मतलब माइक है और सब कुछ है, उसमें बंदा है रिकॉर्ड करने के लिए, यही सेटअप है। तो उस स्टूडियो को भी हमने अपने हाथों से बनाया, एक एक चीज़। मतलब यार मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं वो स्टूडियो का बूथ होता है ना, उसका दरवाज़ा भी हमने अपने हाथ से बनाया काट के ना, हाथ पूरे घिस गए थे यार, मतलब लकड़ी का काम है, बड़ा मुश्किल होता है लकड़ी का काम। तो वो हम काट रहे हैं, स्टूडियो में लगे हुए, कारपेंटर टाइप बने हुए, और वो बूथ हमने बनाया जो हमारा गाना था निकल इन कराची, एन वर्ड इन कराची, तो वो है, आप सुन सकते हैं उसमें। जिस बूथ में हम खड़े हैं वो भी हमारा अपना बनाया, लाइटें शाइटें भी हमने वो वाली लगाई थी। हाँ, तो ये हमारा सीन था, इस तरह से हमने शुरू किया। और ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा यू नो आगे बढ़ते हो तो लोगों को इनसिक्योरिटीज होती हैं आपसे, तो हमारे साथ भी ऐसे लोग थे, उनको हमसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ नहीं कि यार ये यू नो नए आए हैं और इतना ज़्यादा इनकी रीच है, इतने ऑर्गेनिक है, लोग इनकी बातों से रेजोनेट करते हैं कि यार ये वो बर्गर वाली बात हो रही है और ये हो रहा है ना, तो उससे रेजोनेट करते थे लोग। तो उसी टाइम में ना वी काइंड ऑफ स्टार्टेड टू यू नो लुक फॉर अ वे आउट, क्योंकि वहाँ पर हमारा काम बन नहीं रहा था। मतलब यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपका पैसा मिल जाए, आपको कुछ भी हो जाए। अभी भी मैं ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ, अंदर खाने मैं आपको क्या बताऊँ कितने पंगे होते हैं उनके साथ, ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ जो है ना वो सामने नहीं लेके आनी होती। मतलब एक बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना,
वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिधर आपकी इज्जत है वहाँ पे सब कुछ है। वो एक कोड है ना बड़ा, वो इंग्लिश में है कि इफ रिस्पेक्ट इज नॉट बीइंग सर्व देन जस्ट लीव द टेबल। आपको क्या जरूरत है वहाँ पे बैठने की जहाँ पे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। उस वक्त भी मेरे लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ऑब्वियसली रैप से मुझे भी पैसा तो मिल नहीं रहा था, ठीक है ना, मुझे कोई इतना ना हमने कभी सोचा था। ये सब जो हम कर रहे हैं, हम शोज में जाते हैं, ये वो पेप्सी का शूट लगा हुआ है, स्टार बन के घूम रहे हैं, हमने कभी सोचा थोड़ी था कि हम ये मतलब ये सब भी करना पड़ेगा। बट ये सब ऑर्गेनिक है, खुद आता है। तो उसकी तरफ भागना नहीं होता, भागना सिर्फ आर्ट की तरफ होता है, वो खुद ही आ जाता है सब कुछ, क्योंकि वो इट्स अ सिस्टम, वो चलेगा, ठीक है। तो होता ये है कि जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ब्रो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ से आपने निकलने वाली करनी, ठीक है। एक होता है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं कोई गाना बनाता हूँ, मैं अभी अपनी मिक्स टेप पे भी काम कर रहा हूँ, मैं गाना बनाता हूँ, मैं फ़ौरन इसको भेजता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे जो है ना क्रिएटिव बात करनी है, इसमें से ना ज़रा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है इसमें। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे आपकी लाइफ में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप रैपर हो, आप आर्टिस्ट हो। एक फोटोग्राफर भी आर्टिस्ट है मेरी नज़र में, ठीक है। एक ब्लॉगर भी आर्टिस्ट है, क्योंकि आर्ट है ब्रो, ऐसे मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी दिखा रहे हो इन अ वे कि लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं। तो हर आर्ट में आई थिंक कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरी इज्जत है या नहीं। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो यू डोंट बिलोंग है, आपने वहाँ से निकलना है एंड यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, यू हैव टू फाइंड अ न्यू वे। हमने भी यही किया, हम वहाँ से निकले, वी फाउंड यू नो अ न्यू गाय जो अब तक हमारे साथ है, शायद आप लोग जानते हैं, जो कि और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त, जो कि आया नहीं, वो ज़रा ऑफिस में, वो हंसलर है, तो यू नो ऑफिस में अभी आ नहीं सका। खैर फिर हम जोके से मिले, फिर हमने वहाँ पर जो सबसे पहला गाना बनाया था ना, वो था बर्गर कराची, और आई थिंक वो हमने 1-2 दिन में नहीं, जो कि उसके बाद बल्कि नहीं, हाँ उससे पहले भी हमने बनाए हुए थे कोई 3-4, वो इतने फेमस नहीं है। नहीं निगाज़ इन कराची, बर्गर कराची, मैला मजनू, और वो दूसरा वाला तो बाद में। उससे पहले हमने बनाया था एक फिक्र आखिरत के नाम से, वो वाला था। उससे पहले नहीं, वो तो बाद में, वो तो बाद में। निगाज़ इन कराची। इंतजार। तो खैर हमने वो गाने बनाने शुरू किए, वो भी कुछ में खास चले नहीं, लोगों ने सुने नहीं सुने, ये वो ना साइड में। अब जब कहानी बर्गर कराची पे आई ना, तो इस तरह का सीन था कि हम दोनों जो है उन जो दोस्तियाँ हैं हमारी, या जिन लोगों में हम बैठते हैं, वो एक पुल है वहाँ पर डिफेंस की साइड पर, ऐसा बोलते हैं लोग कि पुल के उस पार जो है वो बर्गर रहते हैं और पुल के इस पार जो है वो नॉन बर्गर रहते हैं। मतलब हम जैसे मेरे में रखते हैं, मेरे जैसे। असल मेरा ये है कि मैं 7 साल पुल के उस पार भी रहा हूँ, अभी 4-5 साल से यहाँ भी रह रहा हूँ, तो आई नो यू नो। तो बर्गर कराची का यार इस तरह से आया कि यू नो कोरस सबसे पहले शायद हमने लिखा था उसका, है ना, सबसे पहले उसका कोरस बना था, के टू द ए टू द आर टू द नहीं, बी टू द यू टू द, हाँ वो कराची लिंगो मिक्स हो गया, सॉरी, नया गाना बन गया। तो जब बर्गर कराची हमने बनाया तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं हमारी उससे भी, क्योंकि ऐसा होता था यूट्यूब या फेसबुक पे हम अपने सॉन्ग्स डालते थे, विंडो मूवी मेकर से बना के या वो करके साथ सेटिंग बना के, वी यूज्ड टू अपलोड इट, और ये है कि चेक करते थे फिर रोज़ ना जाके, 1 आ गया, 3 हो गए, 7 हो गए, 10 हो गए, ये वो ना, मतलब 200 हमारी ना रीच थी, 200 बंदा गाने सुनता। बर्गर कराची अपलोड कर दिया रिवर्ब नेशन के ऊपर, है ना, साउंड क्लाउड पर। बर्गर कराची लीक हो गया। बर्गर कराची ऐसा था कि जब हमने बनाया ना, तो मैंने स्कूल में दोस्तों को सुनाया, ये वो लोग, उन लोगों ने बोला यार ये दे हमें, तो उनको भी भेज दिया, ईमेल कर दिया या कुछ कर दिया, और वो फैला दिया ना हमने बिल्कुल। उस वक्त हमें इतना पता भी नहीं था ना कि यार कि कोई अगर वाकई क्लिक करने वाली चीज़ हो तो उसको सारा छुपा के हमारा ये सी होता था, हमसे जो बोलता था कि यार गाना बस बना के ना सुनाते थे, यार गाना बनाया यार, वो चेक करे, गाना चेक करते थे हमारा, और अक्सर लोग कहते थे यार ये भेज दे हमें, ब्लूटूथ कर दे, ये और हम ऐसे होते थे कि हम तो खुश होते थे कि यार हमसे लोग हमारा गाना मांग रहे, सुनेंगे यार, फक यार जो
उसमें वो लीक हो गया, मैंने भी नहीं देखा कि यार गाना लगा हुआ है ये वो ना। खैर सुना हमने, अब उसको हटा तो सकते नहीं थे, इतना पता नहीं था किसने लगाया कहाँ लगाया ये। तो मुझे याद है मैं अगले दिन सुबह उठा था, लीक होने के एक दिन बाद मैं सुबह उठा, वैसे तो हमें कोई पूछता नहीं था, तो 1000-2000 मैसेज ना उस पर मतलब मैं जानता कि ये किसी को रिक्वेस्ट आई नहीं है 500-600, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो हमने जाके चेक किया, व्यूज चेक किए, तो उसमें पहले दिन में कितने आए थे कोई एक दिन में आई थिंक कोई 10,000 शेयर्स थे, 10,000 उसके सिर्फ शेयर्स थे। और एक ऑडियो अपलोडेड था किसी मतलब नो random वीडियो site। नथिंग, किसी को पता भी नहीं है कि किसने गाया हुआ है, किसने लिखा हुआ है, किसने म्यूजिक बनाया हुआ है, बस उसके ऊपर 10,000 शेयर है, पता नहीं 7-8 लाख कुछ उस पर व्यूज थे एक दिन में। और मैं बैठा हुआ सोच, और लोगों को पता भी नहीं है क्या, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक आवाज़ आ रही है ना, दे डोंट नो हू रैपिंग या कौन म्यूजिक बना रहा है। तो हम बैठ के सोच रहे हैं यार कि यार ये क्या सीन हो गया, 8 लाख एक दिन में, और मैसेजेस और रिक्वेस्ट और ये वो। फेसबुक उस वक्त इतना वो होता था, अब तो मतलब फेसबुक को पूछता नहीं, एड्स ही आते रहते हैं उसमें हमारे। तो ये है कि उस टाइम पे तो बड़ा फेसबुक ना ऑन था, जैसे आज इंस्टा है ना आज के दौर में, उस तरह से फेसबुक होता था। तो फुल हम छाए हुए थे फेसबुक के ऊपर यार, और मतलब वो लोग शेयर कर रहे हैं। वो वही बात हो गई कि पुल के उस तरफ वाले भी सुन रहे थे, और पुल के इस तरफ वाले थोड़े खुश थे, पुल के उस तरफ वाले थोड़े से ऑफेंडेड फील कर रहे थे यार ये कैसे है। हाँ मतलब ये क्या मजा दोनों को आ रहा था। मजा तो हाँ ना वही ना। बड़ी अच्छी एक वो मुझे मिसाल भी याद आई है, और मैं बोल नहीं तो समझ गए ना, आ गया ना। तो ये है कि मजा तो सबको ही आ रहा था, ऑब्वियसली हमें भी आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, हम भी इंजॉय कर रहे थे यार। मेरी अम्मा मुझे कह रही थी कि वो इधर उधर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि तू गाने गा रहा है। तो मैंने कहा वो तो मैं पहले से गा रहा था। वो कहती नहीं वो तो कोई मशहूर हो गया है, बड़ा अच्छा गाना है, ये है वो है। तो मैं भी बड़ा वो हुआ कि यार घर पे भी इज्जत मिल रही है एक गाने की वजह से। 8 लाख व्यूज घर पे, सब बोल रहे हैं हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा करते रहो। उसके बाद एक तरह से ना हमने बस उस एक स्पीड पकड़ ली, पेस पकड़ ली फिर यंगस्टर ने। तो फिर यूनस का आइडिया था कि यार अगर पुल के उस पार वालों को डील किया है, अब ज़रा इस पार थोड़ा सा ना देख लेते हैं क्या सीन है। तो फिर हमने बैठ के लिखना शुरू किया। उसके बाद हमने पहला मजनू रिलीज़ किया, उसको तो और ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। वो इसलिए क्योंकि पहले से एक हाइप बनी हुई थी बर्गर कराची की बात, तो ये है कि उन्होंने काफ़ी ना उसको लोग, और वो वाली भी खुश हो गए फुल में उसका तो बराबर हो गया। मिक्सर में हमने परफॉर्म भी किया था। हाँ उस वक्त मैं वैसे भी नहीं मिले थे, अभी मिक्सर बुलाए मैं तो ऐसा बजट लो उसको यकीन करो उनका कोई फेस्टिवल था, पता नहीं क्या हो ना, आपको पता है किस तरह क्या था वो, हाउस ऑफ ड्रीम कोई कार्निवल था। और वो ना मतलब स्लाइड्स बनाई हुई है बड़ी बड़ी, और वो वाटर पार्क का वो ना वो एक थीम दी हुई, और फुल ना हाँ फुल मतलब सीन ऑन है ना वहाँ पे। और हम लोग वहाँ पहुँचे ना मुफ्त में, मतलब कोई वो है नहीं, अंदर ले आए हैं वो। मैं टीम से मिला जाके, अच्छा मैं वहाँ पे थोड़ा चौंक गया ना देख के, क्योंकि मुझे अपना APS का कल्चर याद है कि मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस गए और खड़े हो गए, बस सन्नाटा ये वो ना, प्रिंसिपल हाथ बांध लिए, पेंट ऊपर कर ली, बाल नीचे गए। मैं वो ऑफिस में घुसा डीन के, तो अंदर एक लैब्राडोर बैठा था पीछे, और डीन जो है वो स्वेट पैंट्स में बैठा हुआ है फुल ना, मतलब अभी जैसे नहा के आया चिल बैठा हुआ है वो। तो आया वो मिला, उसने कहा कि यू आर द गाइस, बहुत अच्छा गाना है, ये है वो है, आप परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं वो, चले गए परफॉर्म करने। उन्होंने टेबलें शेबलें लगा के ना स्टेज बना दी, वहाँ पे हमने फुल परफॉर्म किया, दे लव्ड इट। तो वो तो मतलब उस वक्त शायद मेला मजनू आया भी नहीं था, हम बर्गर कराची उन्हीं को सुना रहे थे और वो खुद ही खुश हो रहे थे। और उनको पता, हाँ उनको जबकि उनको पता नहीं उनकी, क्योंकि उसमें मिक्सर का जिक्र था और काफ़ी कुछ था। वो रेडियो वालों ने भी काफ़ी चलाया, हमें ईमेल आती थी कि यार इसमें से ये सेंसर कर दो, ये सेंसर कर दो, ये सेंसर कर दो, KGF सेंसर कर दो, साउथ शोर सेंसर कर दो। मैंने कहा तो रह क्या गया। तो दैट्स हाउ यू नो हमें पहला एक कह सकते हैं एक स्पॉटलाइट हमें मिली आफ्टर बर्गर कराची। उसके बाद ये है कि मेला मजनू आया, फिर नाम से चौड़ा आया, और उसके बाद फिर यू नो एक दो हमारे शायद सोलो भी आए, फिर बीच में हमारे थोड़े मसले भी हो गए। मसले बस ये हो गए यार, पता क्या वो मज़े वाली बात है
कि होता ऐसा है कि जब टीम वर्क हो रहा होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम के अंदर सारे बंदे काम ही कर रहे हों। एक 10 बंदों की अगर 5 बंदों की टीम होती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ मज़े ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि इतने नए थे और नए नए फेमस हुए, लोग आके तस्वीरें खिंचवा रहे होते थे हमारे साथ ना, कि मतलब आए भाई सेल्फी ये वो ना, ऑटोग्राफ भी लेते थे लोग। और मैं मतलब 14-15 साल के हम लोग ऑटोग्राफ साइन कर रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत नई चीज़ थी ना। तो ये है कि ईगो आ गया, शायद यही कह सकते हैं, साफ मायनों में हमारे अंदर ईगो बहुत आ गया। मेरी अपनी चॉइसेस होती थी, मुझे इस तरह से चलना है, यूनस की अपनी चॉइसेस होती थी, मुझे इस तरह से चलना है। बहुत सारी इंस्टेंसेस ऐसे होते थे कि उसमें मैं कहता था कि यार ये गलत कर रहा है, या इसकी टीम का बंदा गलत कर रहा है, या मतलब देवर 2 टीम्स विद इन अ टीम, समझ रहे हो, कुछ इस तरह का सीन हो गया था। तो वो चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। यूनिटी जो होती है ना, वो मतलब वो कहते हैं ना, लॉयल्टी इज एवरीथिंग। तो लॉयल्टी अगर आपने देनी है तो 100% देनी है। मतलब अगर वो 99 भी है ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। लॉयल्टी 100% होती है, आपको ट्रस्ट करना होता है दूसरे बंदे को कि यार ये मैं ये अपना करियर इसके हाथ में दे रहा हूँ क्योंकि इसने अपना करियर मेरे हाथ में दिया, हम साथ हैं। बट वी नेवर अंडरस्टूड दैट एट दैट पॉइंट। तो हम अलग हो गए और यूनस अपना काम करने लग गया, हम अपना काम करने लग गए, और बस ये आई थिंक कितने साल की है? 3 साल आई गए। 17 में पढ़े। दोस्ती तो हमारी बचपन से यार, वो बैंड टूटने के बाद भी हम मिलते थे, बैंड टूटने के बाद भी हम मिलते थे, इसके घर पर हम बाहर बैठते थे, अपना चेंज करते थे। 1-2 दफ़ा हम लोग ने सोचा भी रीयूनियन करने का, 1 साल बाद ही, और फिर शायद 2 साल बाद एक बार फिर से सोचा, लेकिन सीन बना नहीं इतना हमारा। लेकिन उसके बाद फिर जब रीबर्थ आया, रियल टॉक, यार वो तो असल में मेरे फीचर हैं यार, वो सोलो गाने, वो भी एक तरह से यार सोशल इशू है। मतलब उसके ऊपर वो एक तरह से मेरे को बैकफायर हो गया था काफ़ी, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक स्टोरी टेलिंग की हुई थी, ठीक है। उसमें मैंने एक किस्सा सुनाया हुआ था कि एक लड़की है, उसको कोई आगे ले जाता है, उसका रेप कर देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और फिर मैंने एंड में उस गाने में ये बोला कि मतलब इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग कि ये सब मुझे कैसे पता है, वो इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ था। मैंने इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया। अब हुआ ये कि मैं, अच्छा ये मैंने गाना रिलीज़ किया, 2 दिन बाद ना मैं छुट्टियों में जा रहा था इंग्लैंड, अपने मेरे मामू वहाँ रहते हैं, तो मैं उनके पास छुट्टियों में जा रहा था, मैं वहाँ चला गया। अब ऑब्वियसली जब रास्ता होता है तो अब ना तो हम बिजनेस क्लास में देखे, हमारे पास वाईफाई हो ना, इतना ऊपर 4G आता था या कोई इस तरह का कुछ तो इतना आता भी नहीं था। तो मैं अपना 3G भी नहीं था, फिल्में लगी हुई थी वहाँ पे, उसके प्लेन में टर्किश एयरलाइन थी, फिल्में देखने में चला गया। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी थके हुए, सो गए, उठे, ये वो वाईफाई कनेक्ट किया, थक करके बोला लोग गालियाँ दे रहे हैं यार। लोगों ने मतलब ना मुझे, मतलब वो मान गए कि मैंने कोई रेप किया है। मैंने कहा यार मेरा मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है भाई, मैंने उस वक्त तो मैंने जाने दिया ना। मैंने कहा मतलब मैं इतनी फजूल बात का मैं क्या वो कोई रिस्पॉन्ड करूँ लोगों को। लेकिन वो ग्रो होती गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब लिटरली मुझे लोगों के मैसेज आते थे यार, मतलब लोगों के मुझे वो डेथ थ्रेट टाइप के मैसेज नहीं होते जो के बाद छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, ये वो हाँ इस तरह का ना, मतलब नहीं ऐसा नहीं था, उसमें गालियाँ वालियाँ भी बहुत तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मैंने की हैं जो शायद मेरे डिसीजन सही नहीं थे, लेकिन मैंने जैसा आते ही आप लोगों को कहा था कि हम जो भी हैं आज, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी डू, व्हाट वी गो थ्रू, व्हाट वी सी एंड स्टिल डोंट सी, ठीक है। इन सारी चीज़ों का एक प्रोडक्ट बनता है जो इंसान होता है। तो नेवर रिग्रेट कि यार मैं इस फेज़ में से गुजरा या मैं उस फेज़ में से गुजरा, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको वो बनाती हैं। मैं आज यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने बैठना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, या मुझे 1000 लोगों के आगे परफॉर्म करना पड़ेगा, या मैं किसी सेमिनार में जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे गेस्ट बुलाया होगा, क्योंकि मैं बहुत कम एज से मैंने शुरू किया था। मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, बट ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं खुश हूँ। मुझे कोई इतना वो नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार क्या मैं फेमस, ठीक है। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि जितना हम फेमस हैं वो कह सकते हैं कि फेसबुक पे या यूट्यूब पे, या जितने हम रेलेवेंट हैं,
उससे बहुत ज़्यादा फेमस तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब दे आर नॉट इवन आर्टिस्ट, वो जैसे वो कोई मैंने ब्लॉगर भी नहीं कह सकते उनको यार, मजाक उड़ाने वाले नहीं, मतलब यार वो तो बेचारा नहीं, उसका मैं आपको आबिद खान का सीन बताऊँ, असल में उसका सीन ये कि उसका सीन ये वो खुद नहीं करता ये, उससे करवाते हैं लोग, और वो इज एन एडिक्ट, तो आपको नहीं पता एडिक्ट जो है वो क्या क्या कर देता है थोड़े से पैसे के लिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ उसकी वो इमेज बन चुकी है उसको, मतलब यार अब हम लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते, अगर आपका एक इतना बड़ा चैनल एक चैनल है, वहाँ पर आप आमिर शाह को बिठा के उसके ड्रग प्रॉब्लम के बारे में अगर मजाक उड़ा रहे हो, तो मतलब क्या है यार, मेन स्ट्रीम मीडिया है, मतलब लोगों को क्या लेसन जा रहा है। ओए गरम सवाल पूछ लिया यार। वकार जगा साहब के साथ सीन ये हुआ था कि वो बस मैंने वो मैला मजनू में बोल दिया था, आप लोगों को पता होगा वकार जगा दूसरा मैला है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे इतना वो नहीं पता था यार उस वक्त ना कि इम्पैक्ट क्या होता है इन चीज़ों का, मतलब मुझे थोड़ी पता था कि वो फेंडी हो जाएगा, वो दिल पे लेके बैठ जाएगा। मुझे बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद उसको वाकई था अंदर से इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी जो मैंने जगा दी है बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑफेंड हो गया। फैक्ट करना चाहिए, फैक्ट तो मुझे लग गया उसका यार। हुआ ये था, मुझे एक बंदा मिला था AR ऐसे ही था, वो AR म्यूजिक से, उस वक्त तो बड़ा चलता था AR। अब तो ये कि स्ट्रीमिंग का दौर है, आज के दौर में आई डोंट थिंक अगर आप टीवी पे किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं ना, दैट डजंट मीन कि वो बहुत ही कोई हिट सीन है उसका, क्योंकि असल सीन स्ट्रीमिंग का है, जितना कैश है जो भी है सब स्ट्रीमिंग में। तो ये तो मैं तो इन चीज़ों मैंने आज तक मैंने 1 या 2 दफ़ा अपनी CD कंपाइल करके चैनल्स को दिए, लेकिन कभी भी नहीं चली वो, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं इतना डिसार्ट हो गया, मैंने कहा यार जो अपना है एक मीडियम है, उसके थ्रू इफ वी कैन रीच आउट टू एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल, तो क्या बोलूँगा। तो हमने उसके बाद से ये देना वेना छोड़ दिया। मुझे AR से एक बंदा मिला था, तब यूनिस मेरे साथ नहीं होता था, शायद पता होगा मैं किसी बात में, एक थे भाई बताऊँगा दोस्त है ना हमारे यार वो, मतलब उन्होंने उस पर कह दिया, लेकिन मेरे दोस्त तो ये है कि उन्होंने मुझे कहा यार अच्छा आप हैं तलाम जो, मैं बैक स्टेज था परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो आए, उनका आर्टिस्ट भी आया, तो उन्होंने कहा अच्छा आप हैं तलाम जो। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये बंदा मुझे जानता है। मैंने कहा जी आप तो यार भाई बैन, मैंने कहा हाँ आपको तो बैन किया, आपके तो पोस्टर तस्वीरें लगा दी मैंने मतलब AR म्यूजिक को कह रहा था, क्योंकि AR म्यूजिक में उस वक्त वकार जगह वो वेरी इन्फ्लुएंशियल है। हाँ मतलब वो लिविंग ऑन दी एज चल रहा है, वो वीडियो ऑन ट्रायल चल रहा है, ये वो तो मतलब जब बंदा काम कर रहा हो तो चैनल ऑब्वियसली। हाँ मुस्तफा जाहिद से भी उनका बड़ा वो था, मसला था, मुझे नहीं पता यार, लेकिन मेरे से जो वो तो आपको पता है, बस वो इस वजह था। तो मेरा एक दोस्त था जो गया था एक दफ़ा वकार लगा ने कोई ऐसा शो किया था जिसमें वो गली क्रिकेट चल रही थी, और उसमें पॉइंट्स होते थे कि वो आउट हो गया तो पता नहीं मुंह काला हो गया। तो उसमें मेरा दोस्त गया हुआ था, तो उसने वहाँ पे वो गाना जब लगाया था, तो उसने मुझे आगे बताया कि वकार जगह मैं जब खड़ा हुआ उसने सुना, तो बोला बंद करो ये गाना, मैं तुम्हें निकाल दूँगा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज, क्योंकि मुझे बुरा भी बहुत लगा था यार। मैंने रियलाइज़ किया कि चलो ठीक है एक मजाक है और लोग बड़े खुश हुए, ये वो ना बड़ी रिक्वेस्ट आती थी उस गाने की, और ये वो ना लोग रिपीट करते थे उस लाइन को। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैंने एक तो चलो उसको हर्ट तो किया है, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने भी ना थोड़े रास्ते बंद कर दिए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हमने ना अपने कोई रास्ते ना ज़रा बंद कर दिए। बट नाउ व्हेन आई लुक एट इट, तो मतलब मैंने हज़ारों ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो नई नई वीडियोस बना के देखिए चैनल चला रहा है, हर ब्रेक में चला रहा है, टी ब्रेक में चला रहा है, लंच ब्रेक में चला रहा है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रीच कुछ और है। ठीक है, जो मुझे सुनने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुनने वाले हैं आई थिंक 80% टीवी देखते भी नहीं है। ठीक है, मैं टीवी नहीं देखता, मुझे याद नहीं है मैं कब बैन किया टीवी। मैं न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे न्यूज़ देखनी होती है, आई गो टू द इंटरनेट। कुछ भी करना हो, मतलब वो डू इट योरसेल्फ की वीडियोस भी देखनी होती है, बंदा इंटरनेट पे जाता है। तो मेरी रीच इस तरह की है कि आई डोंट नीड ये पेड प्रमोशन और चैनल्स, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो भी बहुत रियल होता है। एक रैपर है हमारे जानने वाले, चैन के, तो चैन के की मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, वो
तला यूनुस के बारे में कह रहा था कि अच्छा लगता है मुझे राइटर है, लेकिन वो शराब को प्रमोट करता है। हाँ मतलब वो ड्रग्स प्रमोट करता है, वो ये करता है, वो करता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आपको मतलब वही बता रहा हूँ ना कि एक होता है क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव। मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं छुपाऊंगा आप लोगों से कुछ भी नहीं। चैनके के साथ हमारा एक गाना आने वाला था। नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा। मैं बताता हूँ वजूहत, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीन क्या है। जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि यार क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो भी बड़ा देख के आपको लेना होता है। कंस्ट्रक्टिव कुछ और होता है, डिस्ट्रक्टिव कुछ और होता है। क्रिटिसिज्म उनको दिया जाता है जो हाँ, सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप क्रिटिसिज्म डिजर्व नहीं करते वो, तो आप उनको दो भी मत। अगर आपको लगता है ना कि यार मैं इसको थोड़ा सा अगर बताऊंगा तो शायद इसकी हट जाए ये, और ऐसा होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। एक की दो में भी बात कर रहे हैं। तो ये है कि हुआ क्या, मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने नहीं देखी थी, मुझे किसी ने भेजी क्रॉप करके। उसके अंदर उसने ये बोला था कि हाँ वो बहुत अच्छा राइटर है, XYZ ये वो, बट मुझे वो ड्रग्स को प्रमोट करता है। ठीक है, अब मैं इसको बचपन से जानता हूँ, हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। हमने ज़ैनब के ऊपर गाने बनाए, मैंने APS पेशावर के ऊपर गाना बनाया। मतलब हमने किस सोशल इशू पे गाने बनाए, हमने हमने माँ वॉइस ऑफ वाइड गाना बनाया, फिक्रे आखिरत हमने बनाया, नया पाकिस्तान। आउट ऑफ ऑल दैट उसने सिर्फ क्या पकड़ा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। ये सबसे ये डिस्ट्रक्टिव थी, ये हमारे लिए ये डिस्ट्रक्ट, मतलब इसमें क्या आप मतलब क्या आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि जो बेटर देन अस, तो मतलब वो इट्स नॉट योर चॉइस ब्रो, वो चॉइस लोगों की है, तो वो आपको अपने ऊपर नहीं रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं किसी से बेहतर हूँ, ना मुझे कहने की ज़रूरत है। रैप में कहता हूँ वो मैं अपना एक आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जज नहीं करता। जज मुझे लोग करते हैं क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी थी, और मैं नहीं उसके साथ आई डोंट थिंक हमारा गाना आएगा अभी, क्योंकि वही क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। थोड़ा सा हमने उसके काम को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था मैंने, ऑब्वियसली यार मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था गाना, ठीक है। क्योंकि वो गाना, मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। उस गाने का मकसद ये था कि, और ये हम कब फेंक रहे थे, ये हम उस वक्त फेंक रहे हैं जब ये सारा 6 सितंबर से पहले करने वाले थे हम, जब ये अभिनंदन वाला सीन हो गया था और लड़ाई शड़ाई पूरा इंडिया पाकिस्तान चल रहा था। उस वक्त में हम बड़े आराम से बना देते कि ये वो इंडिया हम तुम्हारी ले देंगे, और ये और वो चल भी जाता, सब खुश होते कि वो मज़ा आ गया। लेकिन हम वो जो गाना बना रहे थे, हम उसकी कुछ, क्योंकि हम इंडिया की पब्लिक को रीच कर रहे थे उस गाने से, तो हमारी कुछ लिरिक्स इस तरह की थी कि ये जंग वंग छोड़ बनता है, ये नफरत की जंजीरें तोड़ मेरे भाई, बढ़ना है आगे हमें, सितारों से आगे है जहान और बनता है, तो ये जंग वंग छोड़ बनता है। ये हमारा उसका मतलब एक मकसद था गाने का। खैर वर्ड्स रिकॉर्ड होकर आए वगैरह, थोड़ा सा तला ने भी और मैंने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, री रिकॉर्ड कर लो। मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। मतलब मैं कोई नहीं कह रहा कि मैं कोई रैप गॉड हूँ जो बस माइक के आगे खड़ा होता है और थर्ड एक वर्स देता है वो देता है। भाई टाइम लगता है यार, क्रिएटिव प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस की कोई टाइम विंडो नहीं होती। मुझे इतना बुरा लगता है, लोग पूछते हैं कि यार वो चलो भाई ये वाला गाना आपने कितने दिनों में लिखा था। मुझे क्या पता कितने दिनों, मतलब हो सकता है मैंने वो आधे घंटे में लिख दिया हो सकता है मुझे 3 महीने लग गए वो गाना लिखते। मेरा गाना मुंतज़िर, मैंने 3 महीने सिर्फ वो गाना लिखा है। उसके बाद 3 महीने सिर्फ मैंने उस गाने को बनाया, क्योंकि मैं उस वक्त खुद पीटे बना रहा था, तो मुझे नहीं समझ आया कि मैं अच्छा बना रहा हूँ। मतलब 6 महीने तो सिर्फ उस गाने को स्ट्रक्चराइज करने में लग गए कि उसका एक स्ट्रक्चर। तो क्रिएटिव प्रोसेस का और इंसान की जो ड्रीम्स होती है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, लगता नहीं हूँ ऐसा, लेकिन मैं किताबें, मुझे शौक है किताबें पढ़ने में, मतलब ऑटोबायोग्राफी हो गई या कोई मतलब थ्रिलर नॉवल टाइप हो गई। मैं अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ा था इमरान खान की, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जब मेरी जमायमा से शादी हुई थी, तो और जब मैं पॉलिटिक्स में आया, तो मुझसे जमायमा एक सवाल करती थी कि मतलब ये तुमने कब तक परस्यू करना है ना, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स में आए हो, तुमने अभी इतना इलेक्शन लड़ा, एक सीट तुम्हें मिली, वो भी मियाँवाली से, वो भी तुम्हारा होता हूँ, उसके अलावा तुम्हारा एक सीट पे तुम बहुत पॉलिटिशियन हो, तो तुमने ये कब तक परस्यू करना है। तो वो आगे से उसको अपनी मतलब बीवी को और वो भी जमायमा को उसने ये कहा था कि मतलब कि मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊँ कि मैंने इसको कब तक परस्यू करना है, क्योंकि मेरी ये ड्रीम कि मैंने इस मुल्क के हालात बदलने, और ड्रीम्स जो होती है ना, जो ख्वाब होते हैं, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती।
कि मेरा ये ख्वाब जो है मैं तब तक पूरा कर दूँगा, अगर तब तक नहीं हुआ तो फिर मैं वहाँ पे रह जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। जब आपको कुछ हासिल करना है ना, तो यार आपको सिर्फ फिर उसी तरफ देखना है। लेफ्ट राइट इधर उधर लोगों ने आपको बहुत कुछ बोलना है, सजेशन मिलेंगे, लेकिन वो आपने प्रोसेस करना है अपने दिमाग में कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। इस एज में सबसे जो कह सकते हैं कि पहली प्रायोरिटी जो है, मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं की, ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको वो वाला बंदा तो आगे समझा देगा जिसने बहुत पढ़ाई की होगी ना, वो आपको आगे समझा देगा कि पढ़ाई के ये फ़ायदे हैं, पढ़ाई के वो फ़ायदे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने नहीं किए ज़्यादा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको ना थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि वो फिजिक्स और वो केमिस्ट्री और ये वो ऑब्वियसली वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम नहीं आती, समझे? वो CO2 और ये वो हमारा काम नहीं है ना, तो वो प्रैक्टिकली बट आपका माइंड ग्रो करता है। ठीक है, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कल को आप कहीं बैठ के बात कर सकते हो। अभी मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 साल हो गए बातें करते करते लोगों से और अपनी स्टोरी बताते बताते। तो मैंने यार ऑब्वियसली जैसे हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, एंजाइटी की बात कर रहे थे, मुझे थोड़े से थे इशूज ड्रग्स के, उसके लिए मैं एक दो महीना गुजारा, वापस आया तो मैं यूजी का सीन पर मेरी मिल गई। हाँ, मतलब बंदा 2 महीने से वापस आया और आगे यूट्यूब खोल रहा है। मतलब मेरा पूरा रैप करियर ना यूट्यूब पे ही, मतलब पहली बीट भी यूट्यूब से निकाली, तो वो रिया से खैर मैं वापस आया, मैंने वो गाना सुना, इसका गाना सुना ब्लैक पैंथर। जब मैंने ब्लैक पैंथर सुना ना तो मुझे ये समझ आ गई थी कि जवाब शिकवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने किया है यार, क्योंकि करना ज़रूरी था, क्योंकि मतलब कुछ इस तरह के सीन थे। हाँ, मतलब वो क्लियर करनी होती है ना यार चीज़। तो ये कि इस तरह से यार मेरा तो अब तक यही चलता आ रहा है। मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है, मैं आपको सच बात बताऊँ, देयर इज़ अ पॉइंट कि जब आपके घर वाले भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, वो घर वाले अगर आपको किसी चीज़ से हटाना चाह रहे हैं, आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं कि यार ये मत करो, तो आप सिर्फ मतलब उनको हेट मत करो यार, क्योंकि मैंने किया है। मैं बोलता था यार क्या है यार, ये दिमाग में घुसे रहते हैं, कानों में घुसे रहते हैं 24 घंटे, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो। बट द थिंग इज कि यार आप अपने ना सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही देखनी चाहिए चीज़ें। इंसान कामयाब तब होता है जब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखें यार वो कह रहा है। एक तो ये होता है कि वो क्या कह रहा है, डोंट गेट इनटू कि वो क्या कह रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों कह रहा है, उसकी वजह क्या है। अगर आपको आपके घर वाले किसी चीज़ से, हो सकता है आप में से बहुत सारे आर्टिस्ट हों, ठीक है, अगर आपके घर वाले आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं या उस कह रहे हैं कि उसको परस्यू नहीं करो, देयर इज़ नथिंग टू हेट, देयर इज़ नोबडी टू ब्लेम बट योरसेल्फ। ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा, आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि इस चीज़ में मैं सीरियस हूँ। ठीक है, जिस तरह से हमने किया, हम लगे रहे, हमने प्रूव